हेलो एवरीवन। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस फिशर इफेक्ट। अगर आप हिंदू का आर्टिकल देखें आज का, तो वहाँ पे एक आर्टिकल आया है, ठीक है, उस एडिटोरियल पेज में, एंड दैट इज़ राइसिंग डेट स्ट्रेन्स हाउस होल्ड सेविंग्स। जैसे जैसे लोगों के उधार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की जो सेविंग्स है उसको बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इसके क्रक्स की बात करूँ, तो ये आर्टिकल ये बताता है कि पिछले कई सालों से लोगों की जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल अगर हम कहें स्ट्रेस या फाइनेंशियल जो जितना बढ़ना चाहिए, उनकी जितनी सेविंग्स होनी चाहिए वो हो नहीं रही। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि उनकी इनकम ग्रोथ लेस है। जब इनकम ग्रोथ लेस है तो फिर वो अपने एक्सपेंसेस कैसे कवर कर रहे हैं? दे आर बोरोइंग। इसीलिए जो डेट टू इनकम है वो हाई है। तो लोग सेविंग कैसे करें? जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन वुड ऑल्सो नॉट हैपन। तो इसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को दे हैव टू वर्क अपॉन दिस इनकम ग्रोथ। कैसे इंडिविजुअल की इनकम जो है वो ग्रो करे, जिससे जिससे उनका डेट भी ना हो, डेट यानी कि बोरोइंग्स ना हो, क्योंकि इनकम अगर कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो उस केस में उनको लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सेविंग्स भी रुक जाती है, क्योंकि एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे एक आर्टिकल में एक टर्म यूज़ हुई है जिसका नाम है फिशर डायनेमिक्स। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस लाइन में, तो फिशर डायनेमिक्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था इरविंग फिशर। उन्होंने ये फिनोमेना डेवलप किया, जिसके अनुसार ये था कि जैसे जैसे जो डेट इनकम रेशियो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, वो किसको इम्पैक्ट करेगा? वो इम्पैक्ट करेगा आपके सेविंग्स को। और वो क्यों बढ़ रहा है? इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, नॉमिनल ग्रोथ। ठीक है, तो जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट है और आपका रियल इंटरेस्ट है, उसकी वजह से आपका क्या बढ़ रहा है? आपका डेट टू इनकम यानी आपकी बोरोइंग्स बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम फिशर इफेक्ट फार्मूले को देखेंगे, या फिर इसकी पूरी एप्लीकेशन को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो फिशर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है इज़ अ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, जिस पूरी इक्वेशन में आपको 3 टर्म्स अच्छे से समझनी पड़ेगी। एक आती है रियल इंटरेस्ट रेट, जिसे फिशर इफेक्ट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला देखें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, एक रियल इंटरेस्ट रेट है, दूसरा आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, तीसरा आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, या फिर हम इन्फ्लेशन रेट भी कह सकते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आपका सेविंग्स में दिया जाता है, यानी कि जितने भी बैंक्स पब्लिक को, जितने अकाउंट होल्डर हैं, उनको जो सेविंग्स में ऑफर करते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट को ऑफर करते हैं, उसको कहा जा रहा है नॉमिनल और रियल। नॉमिनल क्या है? जैसे कि इस नॉमिनल के अंदर आपका इन्फ्लेशन जो है करंट प्राइस पे चल रहा है, ठीक है, वो आपका नॉमिनल हुआ। जैसे कि आज अगर आप अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं, चाहे आपका नॉर्मल सेविंग्स है, या फिर आपका ऑन डिमांड सेविंग्स है, या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, तो उस फिक्स डिपॉजिट में मान लो SBI ने आपको ऑफर दिया 8%, ठीक है, आपका 8% पर एनम आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। आप खुश हो गए, चलिए जी बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन 1 साल बाद जब आपको 8% मिलेगा, तब इन्फ्लेशन भी तो बढ़ चुका होगा। इन्फ्लेशन सपोज आपका है 3, तो आपको रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला? आपको 8 नहीं मिला, आपको मिला कितना? आपको 5% ही मिला, क्योंकि इसका रिलेशन परचेजिंग पावर ऑफ मनी से भी है। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है वैसे वैसे मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा होता है, महंगाई भी बढ़ रही होती है। जो आज 100 रुपये की वैल्यू है, जिस 100 रुपये में आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बाद, और ज़रूरी क्या, ये ऐसा निश्चित तौर पे होता है कि 1 साल बाद उस 100 रुपये में आप वो तमाम चीज़ें नहीं खरीद सकते जो आप आज खरीद रहे हो। ठीक है, रेट्स हर ही प्रोडक्ट के, सभी प्रोडक्ट के बढ़ते जा रहे हैं, वी ऑल नो दिस फैक्ट। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। क्या होता है कि जब भी सरकार कोई पॉलिसी का निर्माण करती है या इनकम की ग्रोथ करनी है, जैसे इस आर्टिकल में था कि पॉलिसी मेकर्स को इनकम को बढ़ाना है, इस इनकम को बढ़ाने के लिए भी फिशर डायनेमिक्स या फिशर इफेक्ट कैसे काम करेगा कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, अगर टैक्स लगाना है, या फिर बैंक में RBI को मॉनेटरी पॉलिसी में ये बनाना है कि भाई कितना आइडियल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, तो उसे उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन का रेट कितना होगा? अकॉर्डिंगली दे विल फॉर्म द इंटरेस्ट रेट। ठीक है,
ये एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ जैसे एप्लीकेशन यूज़ होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट सेटिंग हुआ, जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई अगर बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को सेट कर रहे हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी है, तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड 1 साल बाद इन्फ्लेशन कितना है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है वो इतना दिमाग तो लगाएगा ही कि मैं आज अपने बैंक में पैसा रखता हूँ तो मुझे 1 साल बाद कितना इसका ब्याज मिलेगा, क्योंकि परचेजिंग पावर मनी वो लेके चल रहा है दिमाग में, इन्फ्लेशन रेट को भी लेके चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना क्या इंटरेस्ट रेट सेट करना पड़ेगा आरबीआई या फिर अपने जो दूसरे जितने भी आपके शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। बॉन्ड प्राइसिंग में भी यही होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न्स चाहिए, तो रिटर्न्स वो आज बॉन्ड प्राइस का वो तुलना करते हैं आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के साथ, कि महंगाई के दौर पे जो रिटर्न्स मुझे मिलने वाला है उस रिटर्न्स की परचेजिंग पावर मनी कितनी रहेगी, उस पैसे से, उस रिटर्न से, उस बेनिफिट से मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, इन्फ्लेशन को क्या वो पार करेगा, मतलब कि वो उससे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में भी ये फिशर इफेक्ट बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ पे कैसे, जैसे कि इफ़ दे एक्सपेक्ट हाई इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर दे मे सीक इन्वेस्टमेंट इन दैट ऑफर हायर नॉमिनल रिटर्न्स टू कंपनसेट फॉर द इरोडिंग परचेजिंग पावर ऑफ देयर मनी, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस है, अगर आप पीडीएफ देखेंगे यू विल डेफिनेटली इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। लोन प्राइसिंग, करेंसी मार्केट्स, ये सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन हेयर ओनली। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। इफ़ यू वुड हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन शेयर योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।